ग्रुप के सभी साथियों को नमस्कार। आज अपना जूम ऐप काम नहीं कर रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्या? उसमें कोई मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये 15-20 मिनट का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस ग्रुप में। ये पेपर है शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, अभी जो दिसंबर 23 में हुआ था, रेट 2023 शोध पात्रता परीक्षा। उसके ये हिंदी के प्रश्न है 50। पहला, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? इसका उत्तर है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। दूसरा, कौन सी विधा कथेतर साहित्य में सम्मिलित नहीं है? कहानी। कथेतर साहित्य हुआ है जिसमें दिखाए गए स्थान, व्यक्ति और घटनाएं या संदर्भ वास्तविकता पर आधारित होते हैं, केवल कल्पना नहीं, जिसे रेखा चित्र, संस्मरण, पत्र साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, इतिहास, ये सब कथेतर साहित्य है। जबकि कथा साहित्य में घटनाएं अधिकांश काल्पनिक होती है, जिनका उद्देश्य कोई उपदेश देना या मनोरंजन करना या किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, कोई समाज सुधार, जागरूकता या देशभक्ति की बात करना, ये उसके उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, पटकथा आदि। तीसरा, जो भाषा असंस्कृत थी और जिसका प्रयोग पंडित वर्ग से भिन्न सामान्य जनसमूह में होता था, वो प्राकृत कहलाई। प्राकृत कम पढ़े लिखे जनसाधारण, आम जनता या गंवार लोगों की भाषा थी, जबकि संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की। इसलिए तो संस्कृत के नाटकों में उत्तम कोटि के जो पात्र है वो संस्कृत बोलते हैं, जबकि अन्य जो है, यहाँ तक की स्त्रियाँ, वो सब प्राकृत में और संवाद उनके। चौथा, राम भक्ति शाखा की विशेषता नहीं है, लोक कल्याण की भावना है, अवधि की प्रमुखता है, वीरस के प्रधानता राम भक्ति में नहीं। प्रश्न 5, साधारणीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दूसरा भी सही नहीं है। साधारणीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम आचार्य अभिनव गुप्त ने नहीं किया, भट्ट नायक ने किया था। प्रश्न 6, भरत के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याकार कौन थे? भरत मुनि का रस सूत्र था विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, आदर्श, निष्पत्ति। तो उसके 4 व्याख्याकारों में पहले थे भट्ट लोलठ, जिनका सिद्धांत कहलाता है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दूसरे थे शंकुक, जिनका सिद्धांत अनुमितिवाद या चित्र तुरंग न्याय कहलाता है। तीसरे थे भट्ट नायक, जिनका भुक्तिवाद या साधारणीकरण कहलाता है। और चौथे थे अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। 7, व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अप्रधान होता है, वहाँ वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, ये सत्य है। 8वां, आचार्य भामा ने ये काव्य की लक्षण या परिभाषा दी है कि शब्दार्थों सहित तो काव्यम, शब्दार्थों सहित तो काव्यम, ये भामा ने कहा। दंडी ने माधुर्य गुण को रस का पर्यायवाची कहा है। प्रश्न संख्या 10, कुंतक और महिम भट्ट ने ध्वनि संप्रदाय की सार्वभौम प्रतिष्ठा को चुनौती दी। 11वां, गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। 12वां, बोली के लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? तो ये बोली के लिए है बी, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। प्रश्न 13, कोरवी को कुरु जनपद की बोली होने के कारण कोरवी नाम किस विद्वान ने दिया? राहुल शांकृत्यान। ये कोरवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र, मेरठ के आसपास बोले जाने वाली। प्रश्न 14, रस के अंतर्गत अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 9, 10 और 11। अनुभावों की संख्या 4 है, वो उसके इस प्रश्न के विकल्प में है नहीं। अनुभाव 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो देखो ये डिलीट होता है या क्या। प्रश्न 15, यदि मैं तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा दिया जाना बंद कर सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता और जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। ये कथन किसका है? तो ये इसकी भाषा
ये तानाशाही और बर्खास्त कर देना, ऐसा देख करके मुझे तो लगा कि कोई गरम दल वालों के काम है ये, लाला लाजपत राय की, हालांकि वो गलत हो गया। ये कथन है अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का। भाषा के संबंध में वो गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब है हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप। प्रश्न 16, अर्धसमात्रिक छंद कौन सा है? 2 अर्धसमात्रिक, 13 11 13 11। 17, लाल पीला होना, क्रोध करना। प्रश्न 18, राम से राम, सिया से सिया, कौन सा अलंकार है? अनन्वयी। उपमान का अभाव हो जाता है जहाँ पर, या उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए। यहाँ पर राम और सीता के योग्य कोई विशेषण मिला ही नहीं, इसलिए राम की तुलना राम से कर दी, सीता की सीता से, इसलिए अनन्वय अलंकार है। प्रश्न 19, अक्षर संयुक्ताक्षर किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो ये सी है, क और श। हालांकि ये स या तो पूरा होता मूर्धन्य से, या अ होना चाहिए था आगे, तो इसका उत्तर है सी। प्रश्न 20, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को कौन सा स्थान प्राप्त है? हिंदी न तो राष्ट्रभाषा है, न यह है राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फिर 351 तक कई बातें कही गई है। राज्य और संघ के आपसी पत्राचार की भाषा क्या होगी, राज्यों के आपसी पत्र व्यवहार की भाषा के बारे में प्रावधान है, कहीं उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा की बात है। प्रश्न 21, चित्रकूट किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। 22, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का अंतिम भाग। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाओं के ये चारों भाग ABCD इसी क्रम में है, 1 2 3 4। पहला भाग है क्या बोलूं क्या याद करूं। इसमें विशेषकर उन्होंने अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु का वर्णन किया है खासकर। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण, फिर तेजी सूरी से उनका वापस विवाह हो जाता है। तीसरे भाग में बसेरे से दूर, घर से वो काफ़ी दूर चले जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हीट्स की कविताओं पर शोध कार्य करते हैं, PhD की उपाधि मिलती है वहाँ से। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा के चारों भागों में सबसे बड़ा है। 10 द्वार और सोपान इनके इलाहाबाद और दिल्ली स्थित घर के नाम है। इस भाग में उन्होंने अपने पारिवारिक घटनाओं का जिक्र किया है, राज्यसभा के सदस्य रहे उन घटनाओं का, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष अधिकारी पद पर रहे। इस प्रकार अंतिम भाग है 10 द्वार से सोपान तक, डी। प्रश्न 23, कौन सा जोड़ा सही है? तो ये साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, बी सही है। 24, महादेव वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेव वर्मा को 1982 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा में 4 कविता संग्रह संकलित है, निहार, रश्मि, नीरजा और संदेह गीत। प्रश्न 25, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तरियक मुख। ये सुमित्रानंद पंत की नौका विहार कविता से है। प्रश्न 26, अपभ्रंश भाषा हिंदी की अग्रज है, पहले है अपभ्रंश और हिंदी है वो अनुज है। 27, स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि का नाम है पुष्पदंत। स्वयंभू ने पवन सरयू के नाम से रामकथा लिखी है और इसलिए उन्हें स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। और हेमचंद ने शब्दानुशासन जो एक व्याकरण ग्रंथ है उसकी रचना की, इसलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, हेमचंद। प्रश्न 28, आदिकाल की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, कल्पना की अतिशयता है, वीर और श्रृंगार तो आदिकाल के अंगिरस है ही। तो बी, आश्रयदाताओं की अवहेलना, ये गलत है, क्योंकि आश्रयदाताओं की तो ये प्रशंसा की है और प्रशंसा भी बड़ी बढ़ चढ़ करके
29 असत्य कौन सा है? तो ये असत्य है, अपभ्रंश और हिंदी का पारस्परिक संबंध नहीं है, ये असत्य है। पवन सरयू का केंद्रीय चरित्र है राम। स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है पवन सरयू, एक जैन रामायण है, इसलिए उसका मुख्य पात्र या केंद्रीय चरित्र राम है। संदेश रासक एक वीरय काव्य है। संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है और उस पर कालिदास के मेघदूत का प्रभाव माना जाता है। प्रश्न 32 किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल इसके लिए एक अलग ही प्रकरण है, ये अपभ्रंश काव्य के नाम से। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 33 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1050 से 1375 विक्रम संवत। प्रश्न 34 आलाख खंड के नाम से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? परमार लासो, जिसके रचयिता है जगनिक। 35 तुलसीदास ने काव्य रचना के लिए अधिकांश अवधि और ब्रज का प्रयोग किया है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है या कौन सा है? उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता या वर्तमान कोलकाता से निकला। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर और ये साप्ताहिक था। इसके बाद हिंदी का दूसरा समाचार पत्र बंगदूत, जो महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय निकालते थे। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र का नाम है समाचार सुधा वर्षन। प्रश्न 37 मीरा द्वारा रचित ग्रंथ, ये तीनों है, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का नार, ये सब। प्रश्न 38 पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का महाकाव्य है? विकासशील महाकाव्य। 39 प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो रहीमदास जी प्रेम मार्गी नहीं थे, वो तो भक्त कवि थे। बाकी ये तीनों ही प्रेम मार्गी या सूफी थे, उस्मान मंजन और कुतुबुन। इसके अलावा नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, रसायत, शेख नबी, ये सब प्रेम मार्गी शाखा के कवि है या सूफी है। ये इसके मिजाजी से इसके हकीकी की प्राप्ति पर बल देते, यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम या ईश्वर की प्राप्ति। 40 आदिकालीन काव्य के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? प्रकृति वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, राष्ट्रीय एकता की भावना। आदिकाल में वीरता का तो खूब वर्णन है, अधिकांश सारण कवि राज्य से हम रहते थे, इसलिए अपनी राजा की वीरता और उनके युद्धों का वर्णन करते, लेकिन उनके लिए राष्ट्र का दायरा बहुत सीमित था, संकुचित राष्ट्रीयता की बात है, इसलिए राष्ट्रीय एकता की भावना आदिकाल के लिए नहीं कह सकते, ये भी सत्य नहीं है। 41 सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? सूरदास जी के साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। सूरसागर इनका श्रेष्ठ ग्रंथ है। दृष्टिकूट पद वो होते हैं जिनका अर्थ सीधा नहीं निकलता है, उनके लिए किसी प्रसंग या रूढ़ को आधार बनाना पड़ता है, जैसे पहेलियाँ वगैरह। 42 शोभित कर नवनीत लिए, इसमें वात्सल्य रस है। सूरदास जी का पद है कृष्ण के बाल रूप का वर्णन से संबंधित। 43 वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, ये मथुरा काजल की कोठरी है, जो आ रहे हैं वो सब काले काले हैं। ये एक तरह से कहावत है या लोकोक्ति है, इसका उत्तर है बी। रीतिकाल के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? रीतिकाल में नीति का भी रचा गया, नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बही है बिहारी जी। और दूसरा है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अंधकार काल की संज्ञा त्रिलोचन ने दी है।
डी रीतिकाल कविता केंद्रीय विषय शौर्य है। ये सही नहीं है, रीतिकालीन कविता केंद्रीय विषय श्रृंगार है। 45 लखियत कालिंदी अतिकारी, इसमें वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस है। 46 किस कवि ने निज भाषा के प्रयोग का आह्वान करते हुए कहा, निज भाषा बोलूं लिखूं पढ़ूं बुनूं सब लोग। इसका उत्तर सुरेंद्र पाठक। हालांकि इसे मिलता जुलता एक भारतेंदु जी की पंक्ति और है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। 47 कविता के माध्यम से उपेक्षित स्त्री पात्रों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस कवि को दिया जाता है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को जाता है। इन्होंने साहित्य में ऐसे पात्र उपेक्षित रहे या उन्हें स्थान नहीं मिला जिन्हें मुख्य भूमिका में रहना चाहिए था, तो वो पूर्ति आधुनिक काल में राष्ट्र कवि गुप्त जी ने की, ये कहकर एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था उसी समय, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से, तो इसका भी प्रभाव माना जाता है इन पर। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में उर्मिला के विरह और मानवीय संवेदनाओं को बड़े मार्मिक ढंग से दिखाया। वो त्याग की मूर्ति है जिसने सीता की तरह हट नहीं किया और नहीं तर्क वितर्क किए लक्ष्मण से, जबकि सीता राम के साथ वाद विवाद करके उसमें जीत जाती है और साथ चलने के लिए अपने पति को मना लेती है, यहाँ तक कि कौशल्या को भी राजी कर लेती है। पर उर्मिला अपने पति की बड़े भाई के प्रति जो भक्ति थी उसमें बाधा नहीं बनना चाहती। लक्ष्मण से कहती है, मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुझे तजो भय बारी। डरो मत, मैं तुम्हें बांधने वाली नहीं हूँ, अपने भाई के साथ जाओ सेवा में, यहाँ मैं रह लूँगी अयोध्या में, या साकेत अयोध्या का नाम है इसमें। तो इस साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने प्रतिष्ठा की है जो उपेक्षित नारी पात्र था उर्मिला उसकी। इसके अलावा यशोधरा, राजकुमार सिद्धार्थ या जो गौतम बुद्ध कहलाए बाद में, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को रात में सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं। फिर यशोधरा भी महलों की सुख सुविधाएं छोड़ करके झोंपड़ी में रहती है कुछ समय। यशोधरा को अपने पति के चले जाने का ज़्यादा दुख इस बात का है कि रात में वो चोरी छिपे गए और वो कह रही है कि हम छतरानियाँ तो ऐसी है जो अपने पति को युद्ध के मैदान में तैयार करके भेज देती है, जहाँ से वापस आएंगे या नहीं ये भी कोई निश्चित नहीं होता था। जबकि अपने पति को वो कह रही है संबोधित करके कि आप तो सत्य की खोज में जा रहे थे जंगल में, मैं तो आपको मना कर ही नहीं सकती थी। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ी व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये यशोधरा का यही कहना है कि वे मुझसे कम से कम कह करके चले जाते। हो सकता है मैं उनकी और कुछ सहायता भी कर देती, लेकिन वो रात को चले गए छोड़ करके अचानक ही। हम स्त्री अपने पति के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बल्कि साधक ही होती है। और इस यशोधरा में गुप्त जी की ये पंक्ति आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त का एक और जो प्रबंध रचना है विष्णुप्रिया, चैतन्य महाप्रभु जो अपनी पत्नी को छोड़ करके सन्यासी बन गए थे 24 वर्ष की अवस्था में, तो उनकी पत्नी जो विष्णुप्रिया है उसकी भी ये स्थिति है यशोधरा और उर्मिला की तरह। तो कविता के माध्यम से उपेक्षित स्त्री पात्रों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को ही जाता है। प्रश्न 48, मनु भंडारी को उपन्यास कौन सा नहीं, आपका बंटी है, महाभोज है, ये बसंती भीष्म साहनी का है, सी हो जाएगा। 49, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये
एक भाषण है जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बलिया के ददरी मेले में दिया था देश की दुर्दशा पर। तो ये भाषण फिर निबंध के रूप में लिखा गया है। इसका ये शीर्षक है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्न 50, ता गुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक भी है और भी कई अलंकार हो सकते हैं। मुख्य रूप से यमक है। तागुन श्याम, या पहला जो श्याम है उसका मतलब है काली या काला हो जाना, काला रंग। तागुन श्याम भाई कालिंदी, कालिंदी यमुना नदी है वो काली हो गई है। दूसरा है सूर श्याम गुण न्यारे, कि श्याम के कृष्ण के गुण तो अलग ही है। तो यहाँ ये श्याम शब्द दो बार आया और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक है इसमें।